जय हिंद फ्रेंड, एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिग्मा एजुकेशन। फ्रेंड आइए आज हम लेक्चर नंबर 3 डिस्कशन करते हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। और प्राचीन भारत के इतिहास में हम इतिहास के विभाजन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसे 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहला कालखंड है जिसे बोला जाता है प्राग ऐतिहासिक काल, और दूसरा कालखंड है जिसे बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा कालखंड है जिसे बोला जाता है ऐतिहासिक काल। तो लास्ट वीडियो में हमने प्राग ऐतिहासिक काल के विषय में आपको बताया था, जिसमें प्राग ऐतिहासिक काल आगे चलकर 3 कालखंडों में विभाजित होता है जिसे बोलते हैं और इसी प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। और पाषाण काल को विभाजित किया गया है पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में और उसके साथ साथ नव पाषाण काल में। तो लास्ट वीडियो में हमने इन सब चीज़ों के विषय में चर्चा किया था। आज जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल में कौन कौन काल है, पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है और उसके साथ साथ नव पाषाण काल। और फिर उसके बाद हम आद्य ऐतिहासिक काल के विषय में बात करेंगे, फिर उसके बाद ऐतिहासिक काल के विषय में चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब लिपि के आधार पर तो डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ फिर उपकरण के आधार पर इतिहास के कालखंडों के विभाजन के विषय में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। फ्रेंड अगर इतिहास के विषय में बात किया जाता है तो इतिहास होता क्या है? इतिहास मीन्स जो पास्ट में घटित घटनाएं होती हैं, जो मतलब कि वर्तमान समय से पहले जो भूतकाल में घटित घटनाएं होती हैं उनका जब हम अध्ययन करते हैं किसी साक्ष्य के आधार पर करते हैं, चाहे वो हमें पुरातात्विक साक्ष्य हो या कोई लिखित साक्ष्य हो, उसके आधार पर जब हम उनका अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? इतिहास कहते हैं। और सर्वप्रथम इतिहास को एक इतिहासकार थे जिन्होंने लिखना प्रारंभ किया, यूनानी इतिहासकार थे जिनका नाम था हेरोडोटस। हेरोडोटस ने सर्वप्रथम इतिहास को क्रमबद्ध से रूप से लिखना प्रारंभ किया और फिर जाके इतिहास लिखा गया। और आज हम इतिहास के विषय में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि आखिर हमारे इतिहासकारों ने लिपि के आधार पर इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया है। तो लास्ट वीडियो हमने बताया था लिपि के आधार पर, तो पहले हम डिस्कस कर रहे थे लिपि के आधार पर लिपि के आधार पर इतिहास का विभाजन, लिपि के आधार पर इतिहास का विभाजन, लिपि के आधार पर इतिहास का विभाजन। तो लास्ट वीडियो हमने लिपि के आधार पर इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया था। पहला भाग था जिसे बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, और इसके साथ साथ दूसरा हमने विभाजन किया था जिसे बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। दूसरा कालखंड था आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा कालखंड हमने विभाजित किया था जिसे बोलते हैं ऐतिहासिक काल। तीसरा कालखंड था जिसे बोला जाता है ऐतिहासिक काल। तो 3 कालखंडों में क्या किया गया है, इतिहास को विभाजित किया गया है लिपि के आधार पर। अब ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ हम विभिन्न प्रकार के प्रमाणों पर क्या करते हैं, इतिहास का अध्ययन करते हैं। जो प्राग ऐतिहासिक काल है, प्राग ऐतिहासिक काल के विषय में अगर बात किया जाए तो इस समय का जो मानव था वो टोटली जंगलों में रहता था। मतलब इस समय का जो इंसान था वो लेखन शैली को जानता नहीं था, उनके अंदर लिपि का ज्ञान नहीं था। इसलिए इस प्राग ऐतिहासिक काल का जो अध्ययन है हम किसके आधार पर करते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर करते हैं। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीतता गया, इंसानों ने फिर धीरे धीरे लिपि एवं लेखन शैली के विषय में ज्ञान अर्जित किया, तब जाके उन्होंने इतिहास को लिखना प्रारंभ किया। तो हमें आद्य ऐतिहासिक काल खंड के कई सारे लिखित साक्ष्य प्रमाण मिलते हैं, लेकिन हम उस लिखित साक्ष्य प्रमाण को आधुनिक समय में पढ़ नहीं सकते। इसीलिए इस काल खंड का भी जो अध्ययन किया जाता है वो किसके आधार पर किया जाता है? पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर किया जाता है। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, फिर उसके बाद आया ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल का जो मानव था उसके बीच लिपि एवं लेखन शैली का विकास हो गया था, क्योंकि इस समय का मानव काफ़ी एडवांस हो गया था। एडवांस होने के साथ साथ उसने क्या किया, इतिहास को लिखना प्रारंभ किया और इतिहास को लिखा। आज जो हमें ऐतिहासिक काल खंड के जो लिखित साक्ष्य मिलते हैं उन सब चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। इसीलिए इस काल खंड का अध्ययन जो किया जाता है वो किसके आधार पर किया जाता है? लिखित साक्ष्य एवं पुरातात्विक साक्ष्य दोनों के आधार पर क्या करते हैं, इस काल खंड का अध्ययन करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और उसके साथ साथ ऐतिहासिक काल के विषय में बताया था। उसके बाद फिर हमने प्राग ऐतिहासिक काल को विभाजित किया था 3 भागों में।
पहला भाग था जिसे बोला जाता था पुरा पाषाण काल, जिसे स्टोन एज के नाम से जाना जाता है, और दूसरा था मध्य पाषाण काल, और तीसरा कालखंड था जिसे बोला जाता है नव पाषाण काल। तो 3 कालखंडों में विभाजित किया गया था, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उसके साथ साथ नव पाषाण काल। तो आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, पुरा पाषाण काल के बारे में। तो प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है जिसे बोला जाता है पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, और दूसरा कालखंड था जिसे बोलते हैं पुरा पाषाण काल, उसके साथ साथ मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल दूसरा कालखंड है मध्य पाषाण काल, और तीसरा कालखंड जो विभाजित है उसे बोलते हैं नव पाषाण काल। क्या बोला जाता है, नव पाषाण काल। 3 कालखंडों में क्या किया गया है, प्राग ऐतिहासिक काल को विभाजित किया गया है। और प्राग ऐतिहासिक काल में जो पुरा पाषाण है इसे टोटली स्टोन एज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय का मानव टोटली किसके ऊपर डिपेंडेंट था, पत्थरों के ऊपर डिपेंडेंट था। क्योंकि इस समय का जो इंसान था वो टोटली जंगलों में रहता था। जंगलों में रहने के साथ साथ ये पत्थर के औजार बनाते थे और उसी से शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इंसान के बीच आधुनिकता आती गई तब जाके आया मध्य पाषाण काल, और इस कालखंड का मानव भी स्टोन एज में ही था, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर आधुनिकता आती गई। मतलब कि जो पहले पत्थर के औजार बनाते थे उससे एडवांस क्या करने प्रारंभ किए, पत्थर के औजार बनाना प्रारंभ किए। और नव पाषाण जब काल आया तब जाके और मॉडर्न उन्होंने हथियार को बनाना प्रारंभ किया पत्थरों का, फिर जाके शिकार करके अपना जीवन यापन करना प्रारंभ किए थे। तो जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसे 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है, जिसे बोलते हैं पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उसके साथ साथ नव पाषाण काल। और जो पुरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड था वो पुरा पाषाण का टाइम पीरियड प्रारंभ से लेकर कब तक था, 10,000 BC तक। क्योंकि पुरा पाषाण काल हम कब पढ़ते हैं, प्रारंभ से लेकर 10,000 BC इसका टाइम पीरियड है। प्रारंभ से लेकर जो टाइम पीरियड था वो क्या था, 10,000 BC तक जो टाइम पीरियड था उसे बोला जाता है पुरा पाषाण काल। क्योंकि पुरा पाषाण काल माना जाता है कि यही प्रारंभिक समय था जब इंसानों का क्या हुआ, सिविलाइजेशन होना प्रारंभ हुआ। तो इसलिए पुरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो प्रारंभ से लेकर 10,000 BC यानी 2.6 मिलियन से लेकर कितना होता है, 10,000 BC तक होता है। फिर उसके बाद जो पुरा पाषाण काल है उसे क्या किया गया है, आगे चलकर 3 कालखंडों में और विभाजित किया गया है। तो पुरा पाषाण काल को हम क्या करते हैं, 3 कालखंडों में और विभाजित करते हैं। एक को बोला जाता है निम्न पुरा पाषाण काल, एक बोला जाता है निम्न पुरा पाषाण काल, एक बोला जाता है निम्न पुरा पाषाण काल, और दूसरा है जिसे बोला जाता है निम्न पुरा पाषाण काल हो गया। दूसरा है मध्य पुरा पाषाण काल, दूसरे को क्या बोलते हैं, मध्य पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पुरा पाषाण काल, और तीसरा जो कालखंड आया उसे बोला जाता है उच्च पुरा पाषाण काल। तीसरा कालखंड जो पुरा पाषाण काल का है उसे बोलते हैं उच्च पुरा पाषाण काल। तो उच्च पुरा पाषाण काल तीसरा कालखंड है जिसे बोला जाता है उच्च पुरा पाषाण काल। जो निम्न पुरा पाषाण काल है प्रारंभ से लेकर 1,00,000 BC तक, मतलब कि यही निम्न पुरा पाषाण काल प्रारंभ से लेकर कब तक टाइम पीरियड था, 1,00,000 BC तक। तो 1,00,000 BC तक जो टाइम पीरियड था उसे बोला जाता है निम्न पुरा पाषाण काल। उसके बाद जब मध्य पुरा पाषाण काल आया तो ये 1,00,000 BC से लेकर कितना टाइम पीरियड था, 40,000 BC तक। तो ये क्या था, 1,00,000 BC से लेकर 1,00,000 BC से लेकर 40,000 BC तक जो टाइम पीरियड था उसे बोला जाता है मध्य पुरा पाषाण काल। उसके बाद 40,000 BC से लेकर 10,000 BC तक जो टाइम पीरियड था उसे बोलते हैं उच्च पुरा पाषाण काल। मतलब कि 40,000 BC से लेकर जो 10,000 BC तक का टाइम पीरियड था उसे बोलते हैं उच्च पुरा पाषाण काल। तो हमारे इतिहासकार ने पुरा पाषाण काल को अथवा प्राग ऐतिहासिक काल को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है, 3 कालखंडों में विभाजित किया, जिसे बोलते हैं पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उसके साथ साथ नव पाषाण काल। फिर उसके बाद पुरा पाषाण काल 3 कालखंडों में विभाजित है, जिसे बोला जाता है निम्न पुरा पाषाण काल,
और ये प्रारंभ से लेकर 1 लाख BC तक टाइम पीरियड किसका है, पुरा पाषाण काल का, निम्न पुरा पाषाण काल का। फिर उसके बाद दूसरा टाइम पीरियड आया जिसे बोला जाता है मध्य पुरा पाषाण काल। और मध्य पुरा पाषाण काल का जो समय था वो 1 लाख BC से लेकर 40,000 BC के बीच था। फिर उसके बाद तीसरा टाइम पीरियड आया जिसे बोला जाता है उच्च पुरा पाषाण काल, और ये 40,000 BC से लेकर कब तक था, 10,000 BC तक। जैसे जैसे धीरे धीरे इंसान एडवांस होता गया, उनके बीच आधुनिकता आती गई, तब जाके इंसानों ने बहुत सारी चीज़ों के विषय में जानना प्रारंभ किया। और जब इंसानों ने बहुत सारी चीज़ों के विषय में जानना प्रारंभ किया तो उसी टाइम पीरियड के अनुसार हम क्या करते हैं, इतिहास के कालखंडों का विभाजन करते हैं। तो यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। आज हम शुरुआत करेंगे जिसे बोलते हैं मध्य पुरा पाषाण काल, क्योंकि वो मध्य पाषाण काल के विषय में हम क्या करेंगे, यहीं से हम चर्चा करना प्रारंभ करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक आपको बताया था। उसके बाद जब हम आगे कंटिन्यू क्लास करेंगे तब डिस्कस करेंगे कि जो निम्न पुरा पाषाण काल है, इस कालखंड का मानव कैसा था और क्या करता था। मध्य पुरा पाषाण काल के मानव के बीच क्या सिविलाइजेशन था, क्या आधुनिकता थी, और उस समय का मानव क्या चीज़ें करता था। और उसके बाद फिर हम उच्च पुरा पाषाण काल के विषय में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आज जो हमारा लेक्चर है, आज हम यहाँ तक डिस्कस करेंगे उपकरण के आधार पर इतिहास के कालखंडों का विभाजन। जब उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड, तब उसके बाद डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, डिस्कशन करेंगे कि जो इतिहास है में प्राग ऐतिहासिक काल है और उसके साथ साथ आद्य ऐतिहासिक काल है अथवा ऐतिहासिक काल है, उसको हम डिटेल रूप से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अभी तक हम सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन तैयार कर रहे हैं कि हमें इतिहास को कैसे पढ़ना है। तो चलिए फ्रेंड, आज हम जो डिस्कस करते हैं, पिछली क्लास में हमने आपको यहाँ तक बताया था। आज जो हमारा क्लास होगा वो किसके विषय में होगा, मध्य पाषाण काल के विषय में होगा। क्योंकि जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसे कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है, 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहला पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, मध्य पाषाण काल के विषय में चर्चा करते हैं। और जो मध्य पाषाण काल है वो जानते रहना फ्रेंड किस चीज़ का पार्ट है, वो प्राग ऐतिहासिक कालखंड का भाग है। क्योंकि प्राग ऐतिहासिक कालखंड को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है, 3 कालखंड में, जिसे बोला जाता है पूरा क्या बोलते हैं, पुरा पाषाण काल, उसके साथ साथ मध्य पाषाण काल और तीसरे को क्या बोला जाता है, नव पाषाण काल। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्राग ऐतिहासिक के कालखंड का दूसरा विभाजन, जिसे बोलते हैं मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तो आज हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मध्य पाषाण काल है। क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो पुरा पाषाण काल का इंसान था वो टोटली क्या था, शिकारी संग्रह करता था। मतलब कि उस समय के जो लोग थे वो जंगलों में वास करते थे और शिकार करते थे, उसी से अपना जीवन यापन करते थे। और उसके साथ साथ जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीतता गया, उसके बाद फिर क्या आया, मध्य पाषाण काल आया, जो 10,000 BC से लेकर 5500 BC तक टाइम पीरियड किसका था, मध्य पाषाण काल का। मतलब कि 10,000 BC यहाँ लिखेंगे, इसका समय कितना था, समय टाइम पीरियड लिखेंगे, समय इस कालखंड का जो समय था वो क्या था, 10,000 BC, 10,000 BC से लेकर 10,000 BC से लेकर जो टाइम पीरियड था वो क्या था, 5500 BC। 5500 BC जो टाइम पीरियड था वो किसका था, मध्य पाषाण काल का। जब मध्य पाषाण काल आया तब इस समय के जो इंसान थे, इस समय के इंसान भी क्या करते थे, शिकारी संग्रह करता थे। मतलब कि इस समय के लोग जो थे उनका भी जीवन किससे चलता था, शिकार से ही चलता था। क्योंकि इस समय के इंसान इतना एडवांस नहीं हुए थे, क्योंकि धीरे धीरे जब इंसान आधुनिक होते गए तब जाके उन्होंने बहुत सारे ज्ञान को अर्जित किया, तब जाके बहुत सारे संसाधनों का उन्होंने विकास किया। लेकिन जो मध्य पाषाण काल है उसका टाइम पीरियड 10,000 BC से लेकर 5500 BC के बीच था। इसके विषय में कुछ लिखते हैं। पहला पॉइंट ये लिखते हैं कि इस समय या इस समय के जो लोग थे, क्या लिखेंगे, इस समय के लोग, इस समय के लोग शिकारी संग्रह करता थे। इस समय के लोग शिकारी संग्रह करता थे। मतलब कि इस समय के जो इंसान थे वो अपना जीवन किससे चलाते थे, शिकार से चलाते थे। वो क्या करते थे, जंतुओं को मारते थे और फिर क्या करते थे, उसे भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे। मतलब कि इनका जो जीवन है
वो टोटली किसके ऊपर डिपेंडेंट था, शिकार के ऊपर डिपेंडेंट था। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इस समय के लोग पत्थरों के विकसित हथियारों का इस्तेमाल करते थे। इस समय के लोग विकसित हथियारों का इस्तेमाल करते थे क्योंकि उस समय को जब हम प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल पढ़ते हैं, तो पूरा पाषाण काल का जो मानव था वो इतना एडवांस हथियार नहीं बनाता था। लेकिन जैसे जैसे इंसान के बीच आधुनिकता आती गई, इंसानों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखा, नेचर ने बहुत सारी चीज़ों के विषय में बताया, तब जाके धीरे धीरे उन्होंने सीखना प्रारंभ किया और फिर जाके उन्होंने पत्थरों का जो औजार बनाया वो काफ़ी विकसित हथियार बनाया और क्या करते थे, उससे भी शिकार करते थे और उससे से क्या करते थे, अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन अभी भी ये स्टोन एज से छुटकारा नहीं पाए थे, इसीलिए जो मध्य पाषाण काल है इसको हम स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पूरा पाषाण काल को स्टोन एज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय के लोग जो हथियार बनाते थे वो किससे बनाते थे, पत्थरों से ही बनाते थे। इसीलिए इसे हम किसके नाम से जानते हैं, पाषाण काल अथवा स्टोन एज के नाम से जानते हैं। तो आप याद रखे रहेंगे फ्रेंड, इस समय के जो लोग थे वो पत्थरों के विकसित हथियारों का क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। और उसके बाद याद रखे रहेंगे जो प्रमुख स्थल हैं, जो हमें मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, जहाँ से हमें इनके साक्ष्य हमें अथवा प्रमाण मिलते हैं, जिनके आधार पर हम इस इतिहास के कालखंड का अध्ययन करते हैं। तो इसमें आप याद रखे रहेंगे कौन कौन है। आदमगढ़ है, क्या है, आदमगढ़ है। तो आदमगढ़ से हमें इसके साक्ष्य मिले हैं। आदमगढ़ के साथ साथ आप याद रखें लोनार, ठीक है, मतलब कि लोनार से भी मध्य पाषाण काल के साक्ष्य हमें मिलते हैं। आदमगढ़ हो गया, लोनार हो गया और उसके बाद बागोर, ठीक है, एक और याद रखे रहेंगे बागोर। यहाँ से हमें क्या है, लिखित साक्ष्य ये पुरातात्विक साक्ष्य में मिले हैं किसके, मध्य पाषाण काल के। उसके बाद क्या लगाएंगे, आदि। तो ये चीज़ आप फ्रेंड याद रखे रहेंगे मध्य पाषाण काल के विषय में, जिसका टाइम पीरियड 10,000 BC से लेकर 5500 BC के बीच में था। और उसके बाद इस समय के जो लोग थे वो शिकारी संग्रह करते थे, वो अपना जीवन किसके आधार पर चलाते थे, शिकार के आधार पर चलाते थे, जानवरों को मारते थे, उसी से अपना जीवन यापन करते थे। और उसके बाद धीरे धीरे जब इंसान के बीच आधुनिकता आती गई, तब इस समय के लोग जो विकसित पत्थरों के हथियार बनाना प्रारंभ किए और फिर उससे क्या करते थे, अपना शिकार करते थे। और जो इसके प्रमुख स्थल हमें मिले हैं वो कहाँ कहाँ मिले हैं, आदमगढ़ में मिले हैं, लोनार में मिले हैं, उसके साथ साथ बागोर में मिले हैं। तो ये था किसके विषय में, मध्य पाषाण काल के विषय में। उसके बाद आइए फ्रेंड अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, नव पाषाण काल के बारे में। उसके बाद पूरा पाषाण काल खंड का जो तीसरा टाइम पीरियड आया उसे बोलते हैं नव पाषाण काल। तो आप याद रखे रहेंगे प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। और प्राग ऐतिहासिक काल को 3 काल खंडों में विभाजित किया गया है, जिसे बोलते हैं पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उसके साथ साथ नव पाषाण काल। तो अब जो हमारा तीसरा टॉपिक है उसे बोलते हैं मध्य पाषाण काल, हमने डिस्कस किया। अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नव पाषाण काल के विषय में। तो अब हम जानेंगे नव पाषाण काल आखिर क्या है, कि नव पाषाण काल के जो इंसान थे वो करते क्या थे और वो किसके ऊपर डिपेंडेंट थे। तो अब धीरे धीरे जब टाइम बीतता गया, समय बीतता गया, जब इंसान धीरे धीरे आधुनिक होता गया, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखा और बहुत सारे ज्ञान को अर्जित किया। तो नव पाषाण काल के जो इंसान थे वो काफ़ी एडवांस हो चुके थे, क्योंकि ये टाइम पीरियड जो नव पाषाण काल का समय था ये काफ़ी छोटा समय था। लेकिन इस समय में जितने भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं वो किस समय में हुए हैं, नव पाषाण काल में हुए हैं। तो नव पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है फ्रेंड्स, समय आप नव पाषाण काल का याद रखे रहेंगे। ये 5500 BC से लेकर कहाँ तक था, 3000 BC। तो 5500 BC से लेकर जो टाइम पीरियड था वो क्या था, 3000 BC तक किसका टाइम पीरियड था, वो था नव पाषाण काल का। तो मतलब कि यहाँ तक आते आते इंसान कई सारी चीज़ों के विषय में एडवांस हो चुका था और ये कई सारी चीज़ों के विषय में जान चुका था। तो आप याद रखे रहेंगे, इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, इस समय का जो मानव था या इस समय के जो लोग थे, क्या लिखेंगे, इस समय के लोग
इस समय के लोग कृषि एवं पशुपालन ठीक है करना प्रारंभ किए। इस समय के लोग कृषि एवं पशुपालन करना प्रारंभ किए। तो आप याद रखे रहेंगे फ्रेंड, प्रारंभ किए। तो इस समय के जो लोग थे उन्होंने सर्वप्रथम किसके विषय में नई आधुनिक चीज़ें क्या डेवलप किया? कृषि एवं पशुपालन। क्योंकि नवपाषाण काल के हमें कई ऐसे साक्ष्य अथवा प्रमाण मिले हैं जिससे हमें पता चलता है कि नवपाषाण काल के जो लोग थे वो कृषि एवं पशुपालन भी करते थे, मतलब कृषि के विषय में जानते थे और उसके साथ साथ जानवरों को पालते भी थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नवपाषाण काल है वो धीरे धीरे किस क्षेत्र में जा रहा था? आधुनिक काल के क्षेत्र में एंट्री कर रहा था। तो नवपाषाण काल का जो मानव था वो काफ़ी सारी चीज़ों के विषय में जान चुका था, जिसमें पहला जो नई क्रांतिकारी परिवर्तन था वो क्या था? कृषि, और दूसरा क्या था? पशुपालन। तो इस समय के जो लोग थे वो कृषि एवं पशुपालन के विषय में जानते थे। उसके बाद क्या है? इस समय के लोग एक आधुनिक और चीज़ों के विषय में जानते थे। तो आप याद रखे रहेंगे, इस समय के लोग मिट्टी के बर्तन, मतलब कि इस समय के लोग मिट्टी के बर्तन का निर्माण करते थे। इस समय के लोग मिट्टी के बर्तन के निर्माण की विधि को, इस समय के लोग मिट्टी के बर्तन को बनाना प्रारंभ किया। मतलब इस समय का जो इंसान था वो मिट्टी के बर्तन को भी क्या करता था? बनाता था। क्योंकि हमें बहुत सारे ऐसे साक्ष्य अथवा प्रमाण मिले हैं जिससे हमें पता चलता है कि नवपाषाण काल का जो मानव था वो मिट्टी के बर्तन को भी क्या करता था? बनाता था। तो जितने भी क्रांतिकारी परिवर्तन इतिहास में हुए हैं फ्रेंड, आप याद रखे रहेंगे वो किस में हुए हैं? नवपाषाण काल में, क्योंकि पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में ही हुआ था। तो आप याद रखे रहेंगे, क्योंकि पूछा जाता है क्वेश्चन कि आप बताइए पशुपालन की जो प्रक्रिया है, सर्वप्रथम इंसान ने पशु को जो पालने की प्रक्रिया प्रारंभ किया था वो किस काल खंडों में किया था, अथवा कृषि को किस काल खंडों में किया जाता था? तो आप याद रखे रहेंगे नवपाषाण काल में। क्योंकि जितने भी हमें साक्ष्य मिले हैं उसी साक्ष्यों के आधार पर हम जानते हैं, क्योंकि नवपाषाण काल का जो इंसान था वो कृषि एवं पशुपालन के विषय में क्या करता था? जानता था। उसके बाद दूसरा, इसमें आप क्रांतिकारी परिवर्तन देख रहे हैं कि इस समय का जो इंसान था वो मिट्टी के बर्तन को बनाना प्रारंभ किया था, क्योंकि ये मिट्टी के बर्तन बनाना प्रारंभ कर चुके थे। इसीलिए नवपाषाण काल को क्रांतिकारी पाषाण काल के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। और इसके जो प्रमुख स्थल आप याद रखे रहेंगे, नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन कौन है जहाँ से हमें इनके प्रमाण मिलते हैं? तो नवपाषाण काल के जो प्रमुख स्थल हैं, इसे क्वेश्चन पूछा जाता फ्रेंड, आप याद रखे रहेंगे। पहला याद रखे रहेंगे मेहरगढ़ से भी हमें क्या होता है कि इसके प्रमाण मिलते हैं। तो मेहरगढ़ से कई सारे लिखित साक्ष्य प्रमाण मिले हैं किसके? नवपाषाण काल के। तो ये आप याद रखे रहें। दूसरा याद रखे रहें कोलीवाड़ा, क्या बोलते हैं? कोलीवाड़ा से भी इसके लिखित साक्ष्य मिलते हैं किसके? नवपाषाण काल के। और उसके साथ साथ एक चीज़ और याद रखें, बुर्ज होम, ये इम्पॉर्टेंट है। बुर्ज होम से भी कई सारे हमें ऐसे लिखित साक्ष्य मिले हैं किसके? नवपाषाण कालीन के। तो इसी के आधार पर हम क्या करते हैं? नवपाषाण काल का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो इतना चीज़ें आप फ्रेंड याद रख रहे हैं किसके बारे में? नवपाषाण काल के विषय में। क्योंकि हम उसके आगे जब इसके विषय में अध्ययन करेंगे तो और डिटेल रूप से अध्ययन करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर नवपाषाण काल में क्या क्या चीज़ें हुई हैं और क्या क्या चीज़ें कहाँ से क्या चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं। तो इतना चीज़ें आप याद रखे रहेंगे नवपाषाण काल के विषय में। इसका जो समय था वो क्या था? 5500 BC से लेकर 3000 BC तक था। और नवपाषाण काल का जो मानव था वो कृषि एवं पशुपालन के विषय में क्या करता था? जानता था। और इन्होंने सर्वप्रथम कृषि एवं पशुपालन को करना प्रारंभ किया, मतलब कृषि खेती करते थे और खेती करने के साथ साथ उसी से अपना जीवन यापन करते थे और उसके साथ साथ पशुओं को पालते थे, मतलब जानवरों को भी इन्होंने सर्वप्रथम पालना प्रारंभ किया। और उसके बाद इस समय के लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, क्योंकि हमें कुछ ऐसे साक्ष्य मिट्टी के बर्तन हमें मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि जो नवपाषाण कालीन के लोग थे वो मिट्टी के बर्तन भी क्या करते थे? बनाते थे।
तो ये था किसके विषय में फ्रेंड, ये था प्राग ऐतिहासिक काल के विषय में आज हमने जाना। उसके बाद आइए अब हम डिस्कस करते हैं किसके विषय में, आद्य ऐतिहासिक काल। तो अब समझते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल के विषय में चर्चा करते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल के विषय में हमने सारी चीज़ें जानकारी ले ली। प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से जाना जाता है और इसे 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है, जिसे हम बोलते हैं पुरापाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नवपाषाण काल। उसके बाद दूसरा जो टाइम पीरियड आया लिपि के आधार पर वो है आद्य ऐतिहासिक काल। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल, जो आद्य ऐतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल का अध्ययन करते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल का जो मानव था वो कैसे था, इस समय में क्या क्या चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं। तो हमने आपको बताया था कि जो आद्य ऐतिहासिक काल का अध्ययन है उसे हम किसके आधार पर करते हैं, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें हमें जो लिखित साक्ष्य आद्य ऐतिहासिक काल में प्राप्त होते हैं, वर्तमान समय में हमारे पास लिपि एवं लेखन शैली का ज्ञान नहीं है, जिसकी वजह से हम उस चीज़ों को पढ़ नहीं पाते हैं। तो आप याद रखे रहेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट, इस कालखंड में लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। मतलब कि इस कालखंड में लिखित साक्ष्य अथवा लिखित प्रमाण इस कालखंड में लिखित प्रमाण मिलते हैं, परंतु वर्तमान समय में हम उसे पढ़ नहीं सकते हैं। अब क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि आज वर्तमान समय में हम उस लिपि एवं लेखन शैली के विषय में जानते नहीं हैं। इसलिए जो आद्य ऐतिहासिक कालखंड में जो प्रमाण हमें मिलते हैं उसे हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो इस कालखंड के लिखित साक्ष्य को हम नहीं पढ़ सकते हैं। और याद रखे रहना, इस जो कालखंड अब पढ़ नहीं सकते तो इस कालखंड का अध्ययन कैसे करेंगे। तो इस कालखंड का अध्ययन जानते रहना फ्रेंड किसके आधार पर किया जाता है, इस कालखंड का अध्ययन किसके आधार पर किया जाएगा, पुरातात्विक स्रोत एवं अवशेषों के आधार पर किया जाता है। इस कालखंड का अध्ययन पुरातात्विक साक्ष्य एवं अवशेषों के आधार पर किया जाता है। अवशेषों के आधार पर किया जाता है। तो इस कालखंड का अध्ययन हम किसके आधार पर करते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य एवं अवशेषों के आधार पर करते हैं। क्योंकि जो हमें लिखित साक्ष्य जो मिलते हैं उसे हम पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए आद्य ऐतिहासिक कालखंड का जो अध्ययन है उस किसके आधार पर किया जाता है, पुरातात्विक साक्ष्य एवं अवशेषों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो याद रखे रहेंगे, इस समय जो आद्य ऐतिहासिक काल है, अब आद्य ऐतिहासिक काल में जो हमें अवशेष प्राप्त होते हैं उसके विषय में बहुत सारी जानकारियों के विषय में बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है, जिसमें हम उनकी अर्थव्यवस्था एवं समाज के विषय में भी जानकारी क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। और जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसमें हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं जिसे बोला जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता। इसमें हम एक अध्ययन करते हैं किसका, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता क्या करते हैं, इस कालखंड में अध्ययन करते हैं। और जो सिंधु घाटी की सभ्यता है इसका जो टाइम पीरियड है, इसमें समय लिखेंगे तो इसका टाइम पीरियड, क्योंकि सिंधु घाटी को ही हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता आप याद रखेंगे 3000 BC से लेकर 1500 BC तक किसके विषय में चर्चा करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में चर्चा करते हैं। इसका टाइम पीरियड कितना है, 3000 BC से लेकर 1500 BC तक जिसका अध्ययन किया जाता है फ्रेंड, उसे बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, जो किस में आता है, आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। और इसी में एक सभ्यता और पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता
इस कालखंड में इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि वैदिक सभ्यता में जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो जानते रहना लिखित साक्ष्य के रूप में नहीं है। क्योंकि आप वैदिक सभ्यता में कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि वैदिक सभ्यता में बहुत सारे वेदों के विषय में क्या किया गया था, लिखा गया था। जैसे हम बहुत सारे वेद पढ़ते हैं, सामवेद, ऋग्वेद, इन सब वेदों के विषय में चर्चा करते हैं। तो याद रखे रहेंगे वैदिक काल में जितने भी सारे वेद थे वो लिखे नहीं गए थे, क्योंकि उस समय गायन के आधार पर वेदों को क्या किया जाता था, एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र किया जाता था, अथवा श्रुति के आधार पर एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलाया जाता था। मतलब कि वैदिक काल का जो इंसान था वो वेद को लिखता नहीं था, वो वेद को गाता था। मतलब गायन के आधार पर एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र करता था। इसलिए वैदिक सभ्यता को भी हम किस में पढ़ते हैं, आदि ऐतिहासिक कालखंड में पढ़ते हैं। अब वैदिक सभ्यता आप याद रखे रहेंगे, इसका जो टाइम पीरियड था फ्रेंड वो कितना था। अब वैदिक सभ्यता चाहे 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, यहीं हम इसको डिवाइड कर देते हैं। वैदिक सभ्यता आगे चलकर कितने हिस्सों में विभाजित है, 2 हिस्सों में। एक बोला जाता है ऋग वैदिक काल, ठीक है, एक क्या बोलते हैं ऋग वैदिक काल, एक कालखंड है वैदिक सभ्यता में ऋग वैदिक काल, और एक बोला जाता है उत्तर वैदिक काल। जो ऋग वैदिक है वो आप याद रखे रहेंगे फ्रेंड, 1500 BC से लेकर कितना है, 1000 BC। मतलब कि 1500 BC से लेकर 1000 BC तक जो टाइम पीरियड है वो किसका है, ऋग वैदिक काल का। और दूसरा जो टाइम पीरियड है वैदिक काल में एक और आता है जिसे बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। क्या बोलते हैं, उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है फ्रेंड वो याद रखेंगे कितना होता है, 1000 BC से लेकर 600 BC तक जो टाइम पीरियड था वो क्या था, उत्तर वैदिक काल का। 1000 BC से लेकर कहाँ तक, लेकर 600 BC तक जिस काल खंड का अध्ययन करते हैं उसे क्या बोला जाता है, उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। तो आद्य ऐतिहासिक काल का जो मानव था वो किसके बारे में, लिपि के विषय में जानता था, लेकिन जो चीज़ें उन्होंने लिखा है उसके विषय हम पढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए आद्य ऐतिहासिक काल खंड का अध्ययन किसके आधार पर किया जाता है, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है। और इसमें हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता और उसके बाद वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 3000 BC से लेकर 1500 BC है। और वैदिक सभ्यता में 2 आता है, एक बोलते हैं ऋग वैदिक काल और दूसरे को बोला जाता है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 BC से लेकर 1000 BC के बीच है। और उसके बाद उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1000 BC से लेकर 600 BC तक है। तो ये था किसके विषय में फ्रेंड, आद्य ऐतिहासिक काल के विषय में, जो 3000 BC से लेकर कहाँ तक है, 1500 BC तक। इसका टाइम पीरियड है, समय यहाँ लिख देते हैं। तो समय आप याद रखे रहेंगे 3000 BC से लेकर कितना है, ये 1500 BC तक का जो समय था उसे बोला जाता है आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो इतनी चीज़ें आप फ्रेंड क्या करे रहेंगे, याद रखे रहेंगे। अब उसके बाद आइए अब हम तीसरा कालखंड डिस्कस करते हैं, ऐतिहासिक काल। उसके बाद जब हम आगे मिलेंगे तब इन सब चीज़ों के विषय में चर्चा करेंगे, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इतिहास के कालखंडों का विभाजन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो आइए अब उसके बाद हम तीसरा कालखंड डिस्कस करते हैं लिपि के आधार पर, जिसे बोला जाता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का जो मानव था, क्योंकि आप देख रहे हैं जो नवपाषाण काल जब आया तो नवपाषाण काल का जो इंसान था वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका था। बहुत ज़्यादा एडवांस होने का सेंस ये है कि उन्होंने कई सारे ज्ञान को अर्जित किया था, और जितने भी क्रांतिकारी परिवर्तन देख रहे हैं आप वो किस में हुए हैं, नवपाषाण काल में हुए हैं। क्योंकि इस समय का जो मानव था कृषि एवं पशुपालन के विषय में जान चुका था, और ये सारी चीज़ें वो उस समय में क्या कर रहे थे। तो आप इतनी चीज़ें के विषय में आप फ्रेंड जानते रहना। अब उसके बाद तीसरा जो कालखंड है उसे बोलते हैं ऐतिहासिक काल। तीसरा है ऐतिहासिक काल। अब हम पढ़ेंगे किसके विषय में, ऐतिहासिक काल के विषय में पढ़ेंगे, और इसी को बोला जाता है हिस्टोरिकल पीरियड। ऐतिहासिक काल को क्या बोला जाता है, हिस्टोरिकल पीरियड कहा जाता है। और जो ऐतिहासिक काल है वो भी आगे चलकर 3 कालखंडों में विभाजित होता है, जिसे हम प्राचीन भारत का इतिहास, उसके साथ साथ मध्यकालीन भारत का इतिहास और उसके साथ साथ आधुनिक भारत के इतिहास के नाम से जानते हैं। तो अब इसके विषय में क्या लिखते हैं कि जो ऐतिहासिक कालखंड है, इस कालखंड का मानव क्या था, वो कई सारी चीज़ों को लिखना प्रारंभ किया था, क्योंकि इस समय में लिपि एवं लेखन शैली का ज्ञान था। तो इसमें क्या लिखेंगे, इस काल में
इस काल में लिखित एवं लिपि एवं लेखन का ज्ञान था। इसमें क्या लिखेंगे, इस काल में लिपि एवं लेखन का ज्ञान था। ठीक है, तो इस कालखंड का अध्ययन हम किसके आधार पर करेंगे? इस कालखंड का अध्ययन जो है वो हम लिखित साक्ष्य एवं उसके साथ साथ पुरातात्विक साक्ष्य, मतलब दोनों के आधार पर क्या करेंगे, इस कालखंड का अध्ययन करेंगे। मतलब कि इस कालखंड में लिपि एवं लेखन का ज्ञान था और जो चीज़ें इस कालखंड के इंसानों ने लिखा है उसे हम वर्तमान समय में क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इस कालखंड का अध्ययन क्या लिखेंगे, इस कालखंड का अध्ययन किसके आधार पर? लिखित साक्ष्य एवं पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर, लिखित साक्ष्य एवं पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर करते हैं। तो मतलब कि जो इस कालखंड का अध्ययन है के आधार पर करते हैं, तो इस कालखंड का अध्ययन किसके आधार पर किया जाता है? लिखित साक्ष्य के आधार पर एवं उसके साथ साथ पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर किया जाता है। क्योंकि इस समय का मानव जो चीज़ें लिखा है उसे हम क्या कर सकते हैं, वर्तमान समय में पढ़ सकते हैं। इसीलिए इस कालखंड का जो अध्ययन है हम किसके आधार पर करते हैं? लिखित साक्ष्य एवं उसके साथ साथ पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर करते हैं। तो इतनी चीज़ें के विषय में आप जानते रहेंगे फ्रेंड। और इस कालखंड में जितने भी हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं उसे वर्तमान समय में हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट लिखेंगे, वर्तमान समय में लिखित साक्ष्य को पढ़ सकते हैं। लिखित साक्ष्य को पढ़ सकते हैं। तो वर्तमान समय में जितने भी लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं उसे वर्तमान समय में क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ऐतिहासिक काल का जो अध्ययन है वो लिपि एवं लेखन शैली के आधार पर किया जाता है, क्योंकि इस समय की जितनी भी चीज़ें हमें लिखी हुई मिलती हैं उसे हम वर्तमान समय में पढ़ सकते हैं। लेकिन जो आदि ऐतिहासिक कालखंड था उस कालखंड में जितने भी हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं उसे हम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि उस लिपि एवं लेखन शैली के विषय में हम जानते नहीं हैं। तो उस कालखंड का अध्ययन हम किसके आधार पर करते हैं? पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर करते हैं। और जो ऐतिहासिक कालखंड है इसमें हम दो आधारों पर इस कालखंड का अध्ययन करते हैं, एक लिखित साक्ष्य हो गया और एक हो गया पुरातात्विक साक्ष्य। तो इतनी चीज़ें आप फ्रेंड आप याद रखे रहेंगे। ऐतिहासिक काल आगे चलकर 3 भागों में विभाजित होता है, जिसे बोला जाता है प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं? प्राचीन भारत का इतिहास, इसमें हम पढ़ते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। उसके बाद दूसरा हम पढ़ते हैं क्या, प्राचीन भारत का इतिहास। उसके बाद मध्यकालीन क्या पढ़ते हैं? मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसमें हम पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और तीसरा जो इसमें हम पढ़ते हैं उसे बोलते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और तीसरा पढ़ते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। क्या पढ़ते हैं? आधुनिक भारत का इतिहास। तो ये चीज़ें आप फ्रेंड याद रखेंगे। ये हम कहाँ पढ़ते हैं? ऐतिहासिक काल में। क्योंकि ऐतिहासिक काल जो है वो 3 भागों में क्या किया गया, विभाजित किया गया है। क्या है? प्राचीन भारत का इतिहास है, उसके बाद क्या है मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसके बाद क्या है आधुनिक भारत का इतिहास। जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसका टाइम पीरियड आप याद रखे रहेंगे कितना है, 600 BC से लेकर आप याद रखेंगे 712 AD। 600 BC से लेकर 712 AD का जो टाइम पीरियड था। अब ये 712 जो हम लिख रहे हैं सन है, 712 AD मीन्स होता है सन तक, मतलब 600 BC से लेकर 712 AD तक। ठीक है, जो टाइम पीरियड था उसे हम किसमें पढ़ते हैं? प्राचीन भारत के इतिहास में। तो प्राचीन भारत जो ये बिफोर क्राइस्ट है, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय है,
ये जो 712 है सन है ईसा मसीह के जन्म के बाद का टाइम पीरियड है, इसीलिए हम AD लिखते हैं और यहाँ पे क्या लिखा जाता है, BC लिखा जाता है। तो 600 BC से लेकर 712, ठीक है, AD तक हम जो पढ़ते हैं उसे बोलते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। उसके बाद फिर मध्यकालीन जो भारत का इतिहास है वो 712 AD से लेकर वो कितना 707 AD तक कितना पढ़ते हैं, 712 AD से लेकर 712 AD से लेकर 1700 कितना पढ़ते हैं, 1707 के कितना पढ़ते हैं, 1707 AD मतलब सन 1707 सन की मैं बात कर रहा हूँ। 1707 जो सन है वो किस में पढ़ा जाता है, मध्यकालीन भारत के इतिहास में। मतलब इसका टाइम पीरियड है 1712 सन से लेकर 1707 तक जो सन होता है वो किस में आता है, मध्यकालीन भारत में आता है। उसके बाद जो आधुनिक भारत का इतिहास है वो कब से पढ़ा जाता है, आधुनिक भारत का इतिहास याद रखे रहेंगे 1707 AD से लेकर कहाँ तक पढ़ते हैं, 1707 AD से लेकर 1707 AD से लेकर कब तक पढ़ते हैं, 18वीं शताब्दी तक। क्या लिखेंगे, 18वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी तक जिस चीज़ का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, शताब्दी। क्या पढ़ते हैं, शताब्दी तक जिस चीज़ का अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। तो इतनी चीज़ें आप फ्रेंड याद रखे रहेंगे किसके बारे में, ऐतिहासिक कालखंड के विषय में। तो ऐतिहासिक काल को विभाजित किया गया है किसके आधार पर, लिपि एवं पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर। तो लिपि एवं पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर हम कितने भागों में अध्ययन करते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास जिसका टाइम पीरियड है 600 BC से लेकर 712 AD। उसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास 712 AD से लेकर 707 AD तक। अब आधुनिक भारत का इतिहास 1707 AD से लेकर 18वीं शताब्दी तक क्या करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्लासीफाई किए लिपि के आधार पर किसका इतिहास का विभाजन, जिसमें प्राग ऐतिहासिक काल है, उसके साथ साथ आद्य ऐतिहासिक काल है और तीसरा है ऐतिहासिक काल। इतना चीज़ें आप फ्रेंड याद रखे रहेंगे। उसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब इसके आगे के विषय में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अभी तक हमने क्या चीज़ों के बारे में आपको बताया, जो इतिहासकार हैं उन्होंने इतिहास को लिपि के आधार पर कितने कालखंडों में विभाजित किया है, 3 कालखंडों में विभाजन किया है। जिसमें पहला कालखंड है जिसे बोला जाता है प्राग ऐतिहासिक काल, और ये कालखंड वह समय है जब इंसान के बीच लिपि एवं लेखन शैली का ज्ञान नहीं था। इस समय का इंसान टोटली जंगलों में रहता था, पत्थरों का हथियार बनाता था, उसी से अपना जीवन यापन करता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे बोला जाता है पाषाण काल कहते हैं। और पाषाण काल मतलब प्राग ऐतिहासिक काल को आगे चलकर 3 भागों में विभाजित किया गया जिसे बोला जाता है पुरा पाषाण काल। उसके साथ पुरा पाषाण काल भी आगे चलकर 3 कालखंडों में विभाजित हुआ जिसे बोलते हैं ठीक है, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल, उसके साथ साथ निम्न पुरा पाषाण काल। मतलब कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है, पाषाण काल है, वो आगे चलकर 3 कालखंडों में विभाजित है। एक बोला जाता है निम्न पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पुरा पाषाण काल और तीसरा है उच्च पुरा पाषाण काल। फिर उसके बाद जब ये टाइम पीरियड समाप्त होता है फिर धीरे धीरे अगला टाइम पीरियड आता है जिसे बोलते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जब समाप्त होता तब जाके शुरुआत होता नव पाषाण काल, और नव पाषाण काल में जितने भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं वो किस में हुए, नव पाषाण काल में। जब ये टाइम पीरियड समाप्त हुआ फ्रेंड, मतलब प्राग ऐतिहासिक काल धीरे धीरे जब समाप्त होता गया तब जाके आया क्या, आद्य ऐतिहासिक काल। और आद्य ऐतिहासिक काल के जो चीज़ें हमें मिलती हैं, लिखे हुए साक्ष्य हमें मिलते हैं, लेकिन वर्तमान समय में उन साक्ष्यों को हम पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए आद्य ऐतिहासिक काल का भी अध्ययन किसके आधार पर किया जाता है, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया तब जाके आया ऐतिहासिक काल जिसे बोलते हैं हिस्टोरिकल पीरियड। और इस समय का जो मानव था वो काफ़ी एडवांस हो चुका था, लिपि एवं लेखन शैली का विकास कर चुका था, तो उन्होंने इतिहास को लिखा भी है। और जितने भी हमें लिखे हुए साक्ष्य में मिलते हैं उसे हम वर्तमान समय में पढ़ सकते हैं, क्योंकि उस लिपि एवं लेखन शैली के विषय हम क्या करते हैं, जानते हैं। तो इतनी चीज़ों के विषय में आप याद रखे रहेंगे फ्रेंड। अब उसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब इतिहास को उपकरण के आधार पर विभाजित करेंगे और प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के और डिटेल रूप से विषय में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए जय हिंद।